हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9 दिसंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था वो वाला, ये सेकंड पेपर है सोशल साइंस वाला। आइए शुरू करते हैं। 61 निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ए है गृह मंत्री, बी है राज्यपाल, और तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट के जज की। तो जो राज्य का पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ठीक है, और राष्ट्र का पहला नागरिक कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, जो कार्य केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही सेम टू सेम कार्य राज्य में राज्यपाल करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 62 वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। एक 14वीं, दूसरा है 15वीं, तीसरा है 16वीं, चौथा है 13वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16वीं। कौन सी है? 16वीं लोकसभा है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी लोकसभा है? वो है 17वीं लोकसभा। ठीक है, ये जो पेपर है ये 2018 में पूछा गया था, और अब कौन सा चल रहा है? ये 2023 चल रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 63 भारत का वर्तमान राष्ट्रपति है। ए प्रतिभा पाटिल, बी एम वेंकैया नायडू, और तीसरा है रामनाथ कोविंद, चौथा है नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, जो 2018 में जो हमारे राष्ट्रपति थे तब के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो तब थे हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद। लेकिन वर्तमान में कौन है? अब हम कब, देखो ये चीज तो अपडेट होती रहती है राष्ट्रपति वाली। तो 2018 का पेपर है, 2018 में थे रामनाथ कोविंद, लेकिन 2023 में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, क्या नाम है इनका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखिए, वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति, एक मिनट इसको साफ करें, भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और यह एक आदिवासी समाज से है। आदिवासी समाज का मतलब है एसटी है। ये कौन है? एसटी। और ये जो आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं ये कौन है? ये भारत के मूल नागरिक हैं। ठीक है, ये कौन है? भारत के मूल नागरिक है। 25 जुलाई 2022 को इनके द्वारा भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इनका जन्म 20 जून सन 1958 को उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव बैदापोसी में हुआ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी विधायक भी रह चुकी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ी सी एडिशनल मैंने जानकारी दे दी थी, ये 2018 में पेपर आया, कभी 2023 में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप रामनाथ कोविंद मत लगाया ना, द्रौपदी मुर्मू जी लगाना। ठीक है। 64 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ए सरकार का ढांचा, दूसरा है राजनीतिक दलों के नाम, तीसरा है नागरिकों के अधिकार, चौथा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, राजनीतिक दलों के नाम। देखिए, राजनीतिक दल क्या है? चेंज होते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं, है ना। अब नए नए दल क्या हम बनते ही रहते हैं, तो ये इसका उल्लेख जो है ये संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 65 राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जज। उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या भारत के मुख्य जज कौन होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जज को बोलते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ी ऊंची तो कोई कोर्ट है ही नहीं ना। सबसे ऊंची कोर्ट कौन सी है? HC है। ठीक है, सॉरी SC है, SC है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SC बोल देते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसको बोलते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। 65 का कौन सा सही है, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है C राजगोपालाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का एक तरह से बोल सकते हैं स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। पहला है V पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा है टी कृष्णमाचारी, तीसरा है C राजगोपालाचारी, चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है कि जो जितने भी गवर्नर जनरल रहे वो सारे कौन से थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। वो कौन से थे, ब्रिटिशर्स थे, यानी कि अंग्रेजों के थे, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद कभी भी भारतीयों को नहीं मिला, और ये सबसे लास्ट में जो पद मिला था ये सबसे लास्ट में मिला था, और ये मिला था ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, C राजगोपालाचार्य जी को, ठीक है। ये लास्ट भी है, एक तरह से भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी है, और एक तरह से भारत के एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल भी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। 68, भारत का संविधान कब अपनाया गया। पहला है 26 नवंबर 1947, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 15 अगस्त 1947। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। देखिए आपको कंफ्यूजन रहता है, आप ज्यादातर इसको लगाएंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन क्या है, संविधान जो बन के तैयार हो गया था 24 नवंबर 1949 को हो गया था, और इन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या है उसको लागू कर दिया था। संविधान की कुछ अनुच्छेदों को, कुछ आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था, और ठीक है। और पूरी तरह से जो लागू हुआ था, पूरी तरह से लागू करा था 26 जनवरी 1950 को। वो इसलिए लागू किया था, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी बनाते हैं, क्योंकि क्या इस दिन क्या है हमने संविधान को लागू किया था। लेकिन जो पूरी तरह से लागू किया था वो किया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं पहले, आजादी से पहले की, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारत संविधान को लागू कर दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है VR अम्बेडकर, तीसरा है C राजगोपालाचार्य, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए किसने, हमारे जो भारत है उसमें क्या है बहुत सारी रियासतें थी, यानी कि छोटे छोटे राजा थे, बहुत छोटे छोटे, एक एक दो दो शहर वाले, ठीक है। 500 कुछ रियासतें थी, और ये जो सबके हर रियासत के एक अलग अलग छोटे छोटे राजा थे, और वो रियासतें चला रहे थे। जब सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उन रियासतों ने बोला कि देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है भारत से या इस आजादी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा अलग राजपाट चल रहा है, और हम अपना अलग चलाएंगे और तुम अपना भारत अलग चलाओ, ठीक है। भारत में ही बहुत सारे वो थे। आप देखिए जो हमारा अखंड भारत है आज, जब आजादी हुई थी उस समय भी इसमें इतनी ज्यादा फूट थी कि बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे रियासतों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनसे ये जो चीज है ये बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा ये तो आजादी मिली और ना मिली बराबरी हो जाएगी ना, जब एक ही घर में मतलब एक ही देश में बहुत सारी रियासतें होंगी, फिर ये रियासतें बड़ी होंगी, फिर आपस में लड़ेंगी, लड़ाई तो वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर काय की आजादी हुई, फिर काय का लोकतंत्र हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया, एक ही रात में, एक दो रात में
पूरे के पूरे भारत में अपनी एक सेना बनाई और उस सेना को लगभग हर प्रांत में इन्होंने घुमाया और सभी रियासतों से सिग्नेचर करा लिए कि हम भारत में विलय कर रहे हैं। और उनको विलय करने के बदले में क्या दिया गया, उनको बोल दिया कि ठीक है हम पेंशन देंगे आपको, एक लिमिटेड पेंशन देंगे, उससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं जो वहां के राजा हैं। बाकी जो जनता है उसके साथ सबके साथ समान व्यवहार होगा जैसे पूरे भारत में होगा। पूरे भारत में एक ही शासन होगा, एक ही कानून होगा और एक ही उसका राष्ट्रपति होगा, एक ही उसका प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो काम किया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था कि उन्होंने सारी रियासतों को देश आजाद होने के बाद मिला लिया था और उनको उनके जो राजा थे उनको क्या किया, अलग अलग तौर पे उनको समझा बुझा के बोल दिया था कि ठीक है हम आपको पेंशन दे देंगे, आप अपने खर्चे के लिए ले लेना। इसको बोला गया था प्राइवेसी पर्स। ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी जी ने जब उन्होंने देखा कि देश का बहुत बड़ा अमाउंट जो विकास पे खर्च होना चाहिए, भारत के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो क्या है, वो इन राजाओं को पेंशन के तौर पे दिया जा रहा था। उन्होंने और भी अच्छा काम किया, उन्होंने ये प्राइवेसी पर्स की सुविधा खत्म कर दी, यानी कि राजाओं को पेंशन देने से मना कर दिया और वो जो पैसा जो उनको पेंशन पे खर्च किया जा रहा था उसको क्या है, देश के विकास के कार्य में लगाया। तो देखिए इसका जो आंसर है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी प्रतिमा किसने बनाई है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। ठीक है, कहाँ बनाई है, ये बनाई है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा इसको बोलते हैं। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 17 निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता था। ठीक है, यानी कि ये इस पे जो कानून बनाएगी वो बनाएगी संसद। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप समझ लेना। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य की सरकारों को है। ठीक है, यानी कि विधानसभाओं को है। ठीक है, ये हो गया राज्य सरकार, तो वो सॉरी राज्य सूची। और तीसरा हो गया अवशिष्ट सूची, यानी कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर ना ये कानून बनाएंगे ना ये कानून बनाएंगे। ठीक है, तो वो किस में रखा गया है, अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और उसपे भी एक तरह से केंद्र ही कानून बनाती है या फिर दोनों की सहमति से कानून बनते हैं अवशिष्ट सूची में। और एक है समवर्ती सूची। ठीक है, और कौन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है, समवर्ती सूची पे कानून बनाते हैं यानी कि सबकी सहमति से कानून बनता है और केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं इस पे समवर्ती सूची में। तो कुछ जो कानून बनाने का क्राइटेरिया रखा गया है, कुछ केंद्र को दिया गया है केंद्र सूची को, कुछ दिया गया है राज्य सूची को। ठीक है, और कुछ दिया गया है समवर्ती सूची को, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बनाएंगे। और कुछ जो दायरा है वो जो किसी सूची के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, वो रखा गया है अवशिष्ट सूची में। ठीक है, तो उस पर भी जो कानून बनाता है अवशिष्ट सूची पर वो बनाते हैं केंद्र सरकार। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार निकाय, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है स्थानीय सरकार और निकाय, चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो मैंने बताया समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है, दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और ये इसके विषय जो है वो है एक शिक्षा भी केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। ये जो मिड डे मील चलता है ये भी। और देखिए जो ये स्वास्थ्य है ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा की पूरा एक टॉपिक है और बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि ये 4 प्रकार की सूचियां होती हैं। 71 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसके जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गए हैं। ठीक है, इससे तो मैच नहीं कर रहे हैं। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 72 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। बंगाल पर किसका शासन चल रहा था, मुगल का। और किसके शासन में ये अलग हो गया था, पहला है नादिर शाह, दूसरा है अली बर्दी खां, तीसरा है बुरहान उल मुल्क, चौथा है मुर्शिद कुली खां। तो इसका जो सही आंसर है 72 का वो हो जाएगा 4th मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज यानी कि उनका जो भी खानदान के लोग होंगे, यानी कि बेटा या पोता कुछ भी होगा, वो शासन के रूप में पहचान नहीं दी जाएगी। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि हम बस जो लास्ट राजा है मुगलों का, उसको बस बहादुर शाह जफर को मानेंगे जब तक ये जीवित है, और इनके मरने के बाद क्या है, किसी भी इनके परिवार के लोग को, बेटा है या पोता है कोई भी है, उसको हम राजा की गद्दी नहीं देंगे। तो ये किसने शुरू किया था? पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी, है ना। और बाद में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। और इसी से गुस्सा में आके अंग्रेजों ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेज दिया था। रंगून कहाँ है? आज का म्यांमार है। म्यांमार की जेल में भेज दिया था और वहां पर कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब वो अपनी बात पे भी अटल नहीं रहे। जो अंग्रेज थे मतलब इनको भी शासन नहीं करने दिया। 1857 में इनसे भी उन्होंने जबरन तरीके से, गलत तरीके से शासन छीन लिया था। 74 किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर है 74 का वो है दूसरा। देखो लॉर्ड हार्डिंग की क्या नीति थी? उनकी नीति थी हड़प नीति। ठीक है, उनका क्या था, किसी भी गलत तरीके से भारतीयों से जो शासन करने का अधिकार है उसको छीनना, बस उनकी यही नीति थी। ठीक है, अगर किसी के पुत्र, किसी राजा के लड़का पैदा नहीं होता था, पुत्र संतान पैदा नहीं होती थी, तो वो उनसे भी राज छीन लेते थे। वो क्या है, जो गोद लिए हुए पुत्र हैं उनको नहीं मानते थे। इसी के तहत वो झांसी से भी शासन छीन रहे थे, झांसी की रानी से भी, क्योंकि उनके कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी झांसी की रानी की। उन्होंने क्या किया था, एक पुत्र को गोद लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या है, मानने से मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे, किसी भी गोद लिए हुए बच्चे को हम शासन का अधिकार नहीं देंगे, केवल जो राजा का पुत्र होगा वो ही शासन कर सकता है। और अवध पे भी इन्होंने इस तरह की गलत चीजें अपनाकर क्या किया, शासन को छीन लिया था। तो इसकी कौन सी नीति थी? हड़प नीति थी। 75 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा है बाजीराव द्वितीय, तीसरा है बहादुर शाह जफर, चौथा है नाना साहेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, नाना साहेब। और ये जो बाजीराव मस्तानी वाली आपने मूवी देखी होगी, लगभग सभी लोगों ने देखी थी, वो रणवीर कपूर की और दीपिका पादुकोण की। तो ये जो नाना साहेब है ये बाजीराव द्वितीय के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, ये बाजीराव सेकंड के पुत्र थे नाना साहेब। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और ये मैंने पूरी की पूरी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2023 से, और 2013 तक के जितने भी पेपर हुए हैं मैं सारे कंप्लीट कराऊंगी। और बस आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करो, लाइक करा करो मेरी वीडियोस को। और जो भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जो भी आपको कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।